कर तुम्हारे साथ निकल चलूंगी, लेकिन जल्द ऐसा करना होगा क्योंकि मंगनी की रस्म से पहले ही मैं तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ और किसी और के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहनना चाहती। अच्छी तरह सोच लो क्योंकि मुझे तुम जब भी कहोगी तुमको ले चलूंगा। मेरा घर छोड़ने का मसला इतना गंभीर नहीं है जितना कि तुम्हारा है। सोच लिया है, किसी के साथ सिसक सिसक कर जीने से बेहतर है तुम्हारे साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारो। ये मेरा हक है क्योंकि मेरी सांसें, मेरा बदन, मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। तो क्यों मैं अपनी रूह को किसी और के शिकंजे में दूं, सिर्फ दूसरों की खुशनुदी की खातिर। वो कायल ना भी था तो मैंने इसको कायल कर लिया और फिर हमने कोर्ट मैरिज का प्रोग्राम बना लिया। दिन और वक्त तय हो गया। इसने कहा कि रात को 2 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारे घर के पीछे गिल्ली में ही जाएगा। जब रात के 10 बज गए मैं बहुत परेशान हो गई। सोच रही थी कि घर वाले सब सो जाएं तो मैं कपड़े तब्दील करूं और बैग में थोड़ा सा सामान जरूरत का और चंद जोड़े कपड़े रख लूं। 12 बजे तक सब ही सो गए। तब मैंने नहाकर कपड़े बदले, बाल खुश्क किए, फिर बैग तैयार किया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सारे काम किए कि खटका ना हो और ना किसी की आँख खिले। मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट पहले बैग उठाकर मैं घर से निकल आई। दरवाजे की कुंडी भी नहीं लगाई कि खटका ना हो जाए। घर का पिछला दरवाजा जो अकबी की तरफ खिलता था इसको खुला ही छोड़ दिया। चंद कदम आगे आई तो मुनीर एक खाली मकान की दीवार से लगा खड़ा था। इसको देखकर जान में जान आ गई और वो भी मुझे देखते ही तेजी से मेरी तरफ आया। मेरा बैग हाथ में ले लिया और थोड़ा सा चलने के बाद हम गिल्ली के नुक्कड़ पर पहुंचे। जब रात के 10 बज गए मैं बहुत परेशान हो गई। सोच रही थी कि घर वाले सब सो जाएं तो मैं कपड़े तब्दील करूं और बैग में थोड़ा सा सामान जरूरत का और चंद जोड़े कपड़े रख लूं। 12 बजे तक सब ही सो गए। तब मैंने नहाकर कपड़े बदले, बाल खुश्क किए, फिर बैग तैयार किया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सारे काम किए कि खटका ना हो और ना किसी की आँख खिले। मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट पहले बैग उठाकर मैं घर से निकल आई। दरवाजे की कुंडी भी नहीं लगाई कि खटका ना हो जाए। घर का पिछला दरवाजा जो अकबी की तरफ खिलता था इसको खुला ही छोड़ दिया। चंद कदम आगे आई तो मुनीर एक खाली मकान की दीवार से लगा खड़ा था। इसको देखकर जान में जान आ गई और वो भी मुझे देखते ही तेजी से मेरी तरफ आया। मेरा बैग हाथ में ले लिया और थोड़ा सा चलने के बाद हम गिल्ली के नुक्कड़ पर पहुंचे। इसके पास जाता हूं, इससे बात करके फिर तुमको आकर कोर्ट ले जाऊंगा और निकाह होगा। गवाहों का इंतजाम भी शायद वही कर देगा, लेकिन इससे पहले हमें रहाइश का सोचना है। निकाह के बाद कहाँ जाएंगे? उम्र भर तो इस होटल में नहीं रह सकते, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता रह सकें बड़ी। कोई मकान किराया पर तलाश करना होगा। अभी 4th ईयर के पर्चे देने हैं। ये सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन वालिदैन को जब पता चलेगा कि हम निकल आए हैं वो हमको तलाश करेंगे। इसका क्या होगा? इस सवाल पर मुनीर ने मुतफक्किर होकर कहा, हाँ ये ज्यादा संगीन मसला है, मुझ पर पुलिस केस भी बन सकता है और वो अगवा का पर्चा दर्ज कर सकते हैं। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया है, यकीनन उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी, मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ेगा। ये बातें हम डिस्कस कर रहे थे और परेशान हो रहे थे कि घर से कदम निकालते वक्त तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था और अब ये बातें सोच रहे थे। इस वक्त आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी हुई थी। मुआशरती हकायक और मुश्किलात ज़हन ही नहीं आए थे और ये हकीकी इफरीत मुनफाड़े सामने खड़े थे। मुनीर ने कहा, मैं आसिफ वकील के पास जाता हूँ और कोर्ट मैरिज की बात करता हूँ, देखो वो क्या टाइम देता है, फिर तुमको ले चलूंगा। तुम होटल के कमरे को अंदर से लॉक कर लेना, जब तक कि मैं ना आऊं दरवाज़ा बजे भी तो मत खोलना। मैं मैनेजर को बता दूंगा और 2-4 घंटे तक इजाहेगा, घबराना नहीं। ये कर वो चला गया और मैं इसका इंतजार करने लगी। कमरे में टीवी रखा था, इसको ऑन किया और दिल बहलाने लगी। शाम को मुनीर लूट आया, बताया कि आसिफ मिल गया है, कल कागजात टाइप होंगे और गवाहों का इंतजाम होगा, फिर तुमको ले जाऊंगा क्योंकि कोर्ट में मेरा बयान भी कलमबंद होगा। अगले रोज वो सुबह ही चला गया और फिर सुबह से शाम हो गई, मुनीर ना लूटा। मेरा जी घबरा रहा था, बार बार घड़ी देखती थी लेकिन वक्त जैसे थम गया था। टीवी ऑन किया तो एक हौलनाक खबर सुनी कि हाईकोर्ट की बिल्डिंग के करीब ही खुदकुश धमाका हो गया था। बहुत से पुलिस वाले और राहगीर मर गए और बहुत से जख्मी हुए थे। ये खबर सुनते ही कलेजा थाम लिया क्योंकि मुनीर भी तो इधर गया हुआ था। शाम से रात हो गई, वो नहीं आया। खुदा जानता है कि वो रात कैसे गुजारी। पिल भर को आंख ना लगी। शब भर मुनीर की खैर व सलामती की दुआ करती रही। रात का खाना भी ना खाया।
बैरे ने एक बार दर बजाया मगर मैंने खोला और ना जवाब दिया तो वो लूट गया। सुबह हुई और मुनीर नहीं आया तो मैं समझ गई कि कुछ हो चुका है। दोपहर को मैनेजर ने फ़ोन किया। डरते डरते मैंने रिसीवर उठाया। इसने बताया कि मुनीर साहिब शदीद जख्मी थे। खुदकुश धमाके में उनकी टांगें उड़ गई थीं। अस्पताल में उनको होश नहीं आ सका, वो चल बसे हैं और उनकी जेब से हमारे होटल का कार्ड मिला। तो अस्पताल वालों ने फ़ोन किया है। आप उनके घर वालों का पता दें। मैंने मुनीर के वालिद का नंबर लिखवा दिया और मैनेजर से कहा कि उनको मेरा मत बताएगा क्योंकि हम घर वालों से चोरी छुपे निकले थे और वो कोर्ट मैरिज के सिलसिले में अपने एक वकील दोस्त से मिलने गए थे। बदनसीबी से सानिहे की जद में आ गए। ऐसा कहते हुए मैं रो रही थी। तब मैनेजर ने कहा, घबराओ नहीं, मुझको अपना भाई समझो और जहां कहो मैं पहुंचाने का इंतजाम कर देता हूं। अलबत्ता सामान अब साथ नहीं ले जा सकती, ये हमें मुनीर साहिब के वारिसों के हवाले करना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर में सोच कर बताती हूँ। मेजर पर मुझे एतबार न था। यकीनन वो मुझको पुलिस के हवाले करना चाहता था। वो महज मुझको तसल्ली दे रहा है। तभी मैंने अपनी दानिस्त में चालाकी से काम लिया। बैरे को बिलाकर 2000 रुपए दिए और कहा कि तुम मेरे भाई हो, इसी तरह मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन इस तरह के मैनेजर को खबर ना हो। बैरे ने कहा 2000 नहीं, अगर 5000 दोगी तो तुम्हें यहाँ से ऐसे निकालूंगा किसी को कानों कान खबर ना होगी, वरना पुलिस अभी यहाँ पहुँच जाएगी। ये दुश्वार काम है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इस वक्त मैं बहुत घबराई हुई थी। घर वालों से खौफजदा थी कि कुछ ना सोचा, ऊपर से पुलिस का डर था कि मैनेजर जरूर कोई ऐसी कार्रवाई करने में लगा है कि चंद लम्हों बाद में गिरफ्त में ई जाएगी। हालांकि बम धमाके में जाँ बहक होना मुनीर के लिए तो एक हादसाती सानिहा था, मगर मेरा इसके साथ घर से भाग आना जुर्म ही गर्दाना जाता। बस मैंने 5000 बैरे को दिए और उसने मुझको होटल से बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखा दिया। जब मैं पहली सीढ़ी से बाहर आई तो किसी ने नहीं देखा। वहां टैक्सी खड़ी थी। बैरे ने मुझको इसमें बैठ जाने का इशारा करके कहा कि ये तुमको मेरे घर ले जाएगी, वहां जाकर आराम से बैठ जाना और मैं ड्यूटी खत्म करके ई जाएगा, फिर तुम जहां कहोगी तुमको पहुंचा दूंगा। मुनीर का सामान मैंने होटल में रहने दिया था। सिर्फ अपना बैग जिसमें मेरे कपड़े, नकदी और कुछ जेवरात थे साथ लिया। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बैरे के घर के दरवाजे पर उतारा। शायद वो इसको जानता था। बैरे का नाम इफ्तिखार था और ये ठीक आदमी नहीं था। होटल में जो मर्द अय्याशी के लिए आकर ठहरते थे, ये उनको गलत किस्म की तफरी मुहैया करने का जरिया था, लिहाजा इसका राब्ता इस बाजार से भी रहता था। इफ्तिखार रात को आ गया। इसके घर में ख्वातीन नहीं थी, अकेला ही रहता था। आते ही इसने एक औरत को फ़ोन किया। थोड़ी देर में वो औरत आई। दोनों ने कुछ देर तक दूसरे कमरे में गुफ्त शनीद की, फिर बोला, बुशरा बीबी, ये मेरी खाला है, करीब ही रहती हैं, तुम उनके घर चली जाओ क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, लिहाजा तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। ये तुमको कल यहाँ पहुँचा देंगी, चाहो तो अपना सामान रहने दो, साथ ले जाओ। खाला ने कहा, उनका सामान यहीं रहने दो, कल मैं मंगवा लूंगी, अभी रात हो रही है और हम दोनों उर्द टैक्सी में जाएंगी, सामान ले जाना ठीक नहीं है। हो सकता है कि उन बैग में जेवर वगैरह कोई कीमती सामान भी हो। मैं मुनीर की हलाकत के सदमे से नीम जान थी, ऊपर से खाला की हमदर्दाना बातें और बार बार गिले लगाकर कहती थी, मत रो मेरी बच्ची, रोना नहीं, मुझे माँ समझो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा, भरोसा रखो, कल तक तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगी। इस शातिर औरत ने मेरा सामान इफ्तिखार के हवाले किया और मुझे टैक्सी में बिठाकर इस जगह ले आई जिसको बाजार हसन कहा जाता है। मैं जब यहाँ आई और माहौल का अंदाजा हुआ तो हक्का बका रह गई। मुनीर के मरने का गम भी भूल गई। सामने अपनी इज्जत की मौत नजर आ रही थी। इस जगह आने से तो मर जाना क्या बुरा था। काश मैं मुनीर के साथ ही बम धमाके में उड़ जाती। मैं थर थर कांप रही थी, हाथ पीर फूले हुए थे। औरत के कोठे पर लोग आ गए थे। मेरी आंखें हैरत से फटने लगें कि उनमें एक पुलिस अफसर के साथ मेरा कजिन मनसब खान भी था। मनसब को देखकर समझ में न आ रहा था कि रोआ है आहंसो। मैं हिम्मत करके पर्दा हटाकर उसकी तरफ दौड़ी और उसके पास जाकर रोने लगी। वो भी मुझे को देखकर हैरान परेशान हो गया। तो मैंने कहा, मनसब में रास्ता भूल गई थी और ये लोग धोखे से यहाँ लाए हैं, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो। कब लाए थे ये तुमको? अभी थोड़ी देर पहले, मैंने जवाब दिया। अच्छा, फिक्र ना करो। इसने अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से कुछ कहा और उसने बालाखाने की मालिका को आड़े हाथों लिया। मैंने देखा औरत खौफजदा हो गई।
اس نے ہاتھ باندھے اور پھر منصب سے کہا کہ بے شک اس کو لے جاؤ کیونکہ ابھی میں نے اس کے پیسے نہیں دیے، اصل مجرم ہوٹل کا بیرا افتخار ہے، اس کا سامان بھی اسی کے پاس ہے، وہی اسے فروخت کرنے لایا تھا۔ منصب میری سوتیلی والدہ کا بھانجا تھا، وہ مجھے ساتھ لے آیا اور اپنے دوست پولیس والے سے کہا کہ یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، اس لیے بات نہیں نکلنی چاہیے ورنہ خاندان کی بدنامی ہوگی۔ غلطی سے ان بدمانشوں کے ہاتھ چڑھ گئی۔ شکر ہے ہم یہاں بر وقت آ گئے، بہرحال میں صبح ہی اس کو گھر لے جاؤں گا، تم افتخار سے اس کا بیگ برآمد کراؤ جس میں اس کا شناختی کارڈ، زیور اور نقد رقم ہے۔ وہ رات میں نے منصب کے ساتھ گزاری۔ گرچہ میرا دل منیر کے لیے دکھ سے بھرا ہوا تھا مگر میں نے منصب پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا۔